Hello everyone and welcome to Code with Riya. So in today's lecture we would be doing the part 2 of recursion. In the last lecture मैंने आपको एक question दिया था that you have to write a program to calculate the factorial of n numbers using recursion. So सबसे पहले हम इसे question को solve करते हैं. फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं. सबसे पहले अगर कोई मुझे बोले कि मुझे 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो मैं वो किस तरीके से कर सकती हूँ. आई डू 1 into 2 into 3 into 4 into 5. बिल्कुल ठीक है. कोई बोले कि 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो तो 1 into 2 into 3 into 4 करेंगे. कोई बोले 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करो सो 1 into 2 into 3 करोगे. 2 फैक्टोरियल के लिए आप 1 into 2 करोगे. 1 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास 1 ही आता है एंड 0 फैक्टोरियल का भी आंसर 1 ही आता है. बट हमारा बेस केस यहीं पर हमको मिल जाता है. बेस केस ठीक है. सो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है इस वाले क्वेश्चन से. ये हमने सम वाला क्वेश्चन ही लास्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था. यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे एडिशन ऑपरेटर है वहां पर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है. इसका मतलब कि पूरा का पूरा प्रोग्राम सेम है, बस मुझे एडिशन ऑपरेटर को रिप्लेस करना है बाय मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर. सो ये भी हम समझते हैं. तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फैक्टोरियल ऑफ n-1 एंड इसके अंदर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n को. यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरीके से कर रहे थे. यहाँ पे हम सम कैलकुलेट कर रहे थे टिल n-1. उसके अंदर हम n को ऐड कर रहे थे इन ऑर्डर टू गेट आर सम. तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल सेम चीज करने वाले हैं. अब सबसे पहले तो मुझे यूजर से एक वैल्यू को इनपुट कराना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल दैट वेरिएबल भी n जिसके अंदर यूजर वैल्यू इनपुट करेगा. अगर वैल्यू 0 के इक्वल हुई तो जो मेरा फैक्टोरियल है वो 1 होना चाहिए. ये मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा. तो हम इसको एक इफ कंडीशन के अंदर कंसिडर कर सकते हैं. सो एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइलर पे लिख के देखते हैं. तो सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h. Then in the second line I would be declaring one function. फंक्शन का नाम ले लेते हैं int fact, जिसके अंदर n एज अ पैरामीटर हम करने वाले हैं पास. इसके बाद हम लिखते हैं int main. इसकी डेफिनेशन हम बाद में प्रोवाइड करने वाले हैं. सबसे पहले हम बनाते हैं अपने फंक्शन को. यहाँ पे लिखते हैं int fact int n. ठीक है, इसको हटा देते हैं. हाँ, अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर यूजर ने n की वैल्यू 0 एंटर करी है, यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं. अगर n इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न होना चाहिए 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन हम अपना प्योर लॉजिक लिखने वाले हैं. बिल्कुल सेम टू सेम लॉजिक जो कि हमने सम वाले फंक्शन के अंदर लिखा था. सो वहां पर हमने एक वेरिएबल बनाया था int sum-1 के नाम से. यहाँ पे हम बनाते हैं फैक्ट n-1 के नाम से, जो कि इक्वल होगा फैक्ट n-1 के. ये क्या करेगा, ये मुझे 1 से ले तक n-1 तक का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा एंड उसके अंदर मुझे n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर द यूजर हैज एंटर्ड. तो यहाँ पर हम करते हैं int fact n. एक और नया वेरिएबल बनाया, इसके अंदर n-1. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द नंबर, वो नंबर है n. ठीक है, एंड देन इन द एंड हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न फैक्ट n. कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी. अब फंक्शन को कॉल भी तो लगानी पड़ेगी, तो वो हम यहाँ पर करते हैं printf factorial is %d एंड यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल लगाएंगे. लेट इट बी कि हमको 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो हम इसको 5 बार कॉल करेंगे. यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0. ठीक है, अब सबसे पहले इसको रन करवा के देखते हैं factorial.c. सो मेरे पास आया दैट फैक्टोरियल इज 120. अब यहाँ पर हुआ क्या, इसको एक बार समझते हैं.
मैंने एंटर करा कि मुझे कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल ऑफ 5, तो इसने बोला कि उसके लिए सबसे पहले मुझे फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें आई मल्टीप्लाई 5। इसने भी वही बोला कि पहले मैं फैक्टोरियल 3 कैलकुलेट करूंगा, देन आई मल्टीप्लाई 4। इसने फिर कैलकुलेट करा फैक्टोरियल ऑफ 2, उसके अंदर 3 मल्टीप्लाई करा। इसने फिर क्या किया, फैक्टोरियल ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर ये आपका बेस केस नहीं है, मेक श्योर ये आपका बेस केस नहीं है। यहाँ पर फैक्टोरियल 0 कैलकुलेट होगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा 1। नाउ दिस इज द बेस केस, क्योंकि इसके बाद आप आगे नहीं जा सकते, फैक्टोरियल कांट बी नेगेटिव। अब इसका आंसर एक बार देखते हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, 1 इंटू 1 करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 1। दैट मीन्स फैक्टोरियल 1 की जो वैल्यू है दैट इज 1। अब 1 इंटू 2 करेंगे तो इसका आंसर है 2। 2 यहाँ पर जाएगा, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है 2, इसको इक्वल्स टू करेंगे तो 2 इंटू 3 विल बिकम 6। नाउ 6 यहाँ पर जाएगा बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 3। नाउ 6 इंटू 4 इट विल बिकम 24। 24 यहाँ पे जाएगा, इट इज द फैक्टोरियल ऑफ 4। जब हम 24 इंटू 5 करेंगे तो हमको मिलता है 120, एंड 120 यहाँ पर जाएगा, यहाँ से मेन फंक्शन में जाकर हमें आउटपुट शो हो जाएगा, यहाँ पे हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फैक्टोरियल काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर से। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? रिकर्जन की प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। So the first property is that anything that can be done with iteration, iteration का मतलब यहाँ पर looping statement से है, can be done with recursion। जो भी काम, जो भी प्रोग्राम आप लूपिंग से लिख सकते हो और इटरेशन को यूज करके लिख सकते हो। कोई सा भी लूप हो सकता है, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, कोई सा भी लूप से अगर आप कोई भी फंक्शन करते हो, कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, आप सेम प्रोग्राम को रिकर्जन से भी लिखकर देख सकते हो। नाउ इफ यू आर फॉलोइंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑफ सी प्रोग्रामिंग, उसके अंदर भी हमने फैक्टोरियल को क्वेश्चन करा था, बस डिफरेंस इतना है कि वहां पर हमने लूपिंग से करा है एंड यहाँ पर हमने रिकर्जन से करा है। आप दोनों को ही कंपेयर करके देखना, यूजर से सेम वैल्यू को इनपुट कराना, एक बार लूप से करके देखना, एक बार रिकर्जन से करके देना, आंसर आपका सेम ही आएगा। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज रिकर्जन कैन give the most simple solution। कभी कभी हो सकता है कि हम कोई बहुत ही बड़ा प्रोग्राम लिख लें जिसके अंदर हमको n नंबर ऑफ लूप्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, बट वहीं पर अगर हम सेम क्वेश्चन को रिकर्जन से करें तो हो सकता है कि हमारा जो कोड है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो 3-4 लाइनों के अंदर ही उसका लॉजिक पूरा आ गया एंड वो प्रोग्राम हमारा सॉल्व हो गया। सो रिकर्जन भी पढ़ना जरूरी होता है। नाउ द थर्ड इज दैट द बेस केस, ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर। बेस क्लास इज द कंडीशन where recursion stops। ये बेस केस लिखना था, क्लास लिख दिया मैंने। बेस केस, सो बेस केस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आके हमारा जो रिकर्जन है वो रुक जाता है। ये आपके एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस आउट मत करना। Now the fourth point is that iteration has infinite loops। इसके पास होते हैं infinite loops, बट वहीं पर अगर हम रिकर्जन की बात करें तो रिकर्जन के पास होता है stack overflow। So when the stack overflow occurs, it occurs when a function calls itself so many times that the space needed to store the variables and the information associated with each call is more than can fit on the stack। अब stack एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली कुछ इस टाइप का आप मान सकते हो, एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जब भी फंक्शन को आप कॉल करते हो तो कुछ वेरिएबल्स बन जाते हैं, कुछ वेरिएबल्स स्टोर हो जाते हैं, कुछ उनसे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। एंड जब आप इस फंक्शन को काफी ज्यादा बार कॉल करते हो,
आपने इतनी ज्यादा बार कॉल कर दिया कि स्टैक का उतना साइज ही नहीं है, तो स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाती है। सो बेसिकली आप मान सकते हो अगर आप किसी रिकर्सिव फंक्शन को काफी ज्यादा बार कॉल्स कर रहे हो और वो बार बार कॉल होते जा रहा है विदाउट रीचिंग अ बेस केस, तो उसको हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। नाउ अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा बार आते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी वुड बी डूइंग इज दैट, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रही हूँ, कंपाइलर पे हम डायरेक्टली प्रोग्राम लिखेंगे। यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस आपको खुद को ट्राई करके देखना है। दोनों बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ फॉर्मूलेस का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं, #include stdio.h। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर फंक्शन बनाने वाले हैं अपना। सो लेट द फंक्शन बी फ्लोट, फ्लोट टेम्परेचर नाम से बनाते हैं एंड यहाँ पर बनाएंगे फ्लोट सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लोट डेटा टाइप इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट टू फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पर हमको फ्लोट वैल्यूज भी मिल सकती है। एंड फ्लोट को हम इसलिए भी यूज करते हैं ताकि हमको एक एक्यूरेट आंसर मिल जाए। इंट मेन की डेफिनेशन हम बाद में प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लोट टेम्प, यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोट सेल। ठीक है, एंड यहाँ पर अब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली हमको एक फॉर्मूला लिखना है, फ्लोट फाइल एक वेरिएबल बनाते हैं एंड यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट्स 9.0 डिवाइडेड बाय 5.0 5.0 प्लस 32। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे फैक्ट, रिटर्न फैक्ट। अब यहाँ इंट मेन के अंदर हम यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं दैट फ्लोट फाइल इज इक्वल टू टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल सेल्सियस की वैल्यू हमने पास करी नॉर्मल, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37। यहाँ पर हम प्रिंट एफ करवा देंगे, प्रिंट एफ फैर की वैल्यू आ गई परसेंटेज डी परसेंटेज एफ फैर रिटर्न 0। ठीक है, प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ारेनहाइट्स के अंदर वैल्यू आ रही है दैट इज 98.5999। पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक हम जाते हैं, इसके बारे में आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने ये क्वेश्चन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट वाला क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व करके देख रखा है, लेकिन इस बार हमने इसको फंक्शन के थ्रू सॉल्व करा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जामिनर आपको ये भी बोल सकता है कि ये आपको उनको एक्सप्लेन करना है, इसका ड्राई रन, आपको इस क्वेश्चन के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो बात करें अगर फिबोनाची सीरीज की, तो हमने नॉर्मल मैथ्स के अंदर नंबर्स देख रखे हैं। नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होते हैं 1 से एंड दे गो अप टू इंफिनिटी। होल नंबर्स की अगर हम बात करें सो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये एक सीरीज, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जाते हैं टिल इंफिनिटी। कुछ ऐसी ही सीरीज होती है हमारी फिबोनाची सीरीज। लेट मी जस्ट राइट 0 1 1 2 3 5 8
13, 21 एंड सो ऑन। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही रैंडम नंबर्स है जो कि बस स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं, बट ऐसा नहीं है, इनके पीछे लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो फर्स्ट और ये जो सेकेंड डिजिट है ये हमेशा फिक्स्ड रहती है। ये फर्स्ट डिजिट हमेशा हमारी 0 रहती है एंड सेकेंड डिजिट हमेशा हमारी 1 रहती है। ना थर्ड डिजिट ऑनवर्ड्स, थर्ड डिजिट की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू डिजिट्स, दैट इज 0 एंड 1। 0 प्लस 1 करूंगी तो मुझे मिलेगा 1। सिमिलरली अगर मुझे 2 चाहिए तो मुझे इसके प्रीवियस टू वैल्यूज, इनका मुझे क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। 1 प्लस 1 करेंगे तो हमको मिलता है 2। अगर मुझे 3 चाहिए तो मुझे 2, हाँ, तो मुझे 2 और 1 का सम करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 3 मिलेगा। अगर मुझे 5 चाहिए तो मुझे 2 प्लस 3 का सम करना पड़ेगा। 8 के लिए मुझे 3 प्लस 5 करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी सीरीज चलती है। अब इसके पीछे का एक लॉजिक हम बनाकर देखते हैं। इनको एक इंडेक्सिंग प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये इनकी इंडेक्सिंग है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैलकुलेट करना है फिबोनाची ऑफ 2, दैट इज दिस नंबर, अगर मुझे ये वाला नंबर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए पहले मुझे फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0 करना पड़ेगा। फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे कैलकुलेट करना है फिबोनाची ऑफ 3, दैट इज दिस नंबर, तो मुझे करना पड़ेगा फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली गोज विथ फिबोनाची ऑफ 4, अगर मुझे ये नंबर ये कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे इसका सम, इसका और इसका मुझे सम करना पड़ेगा, दैट इज फिबोनाची ऑफ 3 का सम होगा इसके साथ, फिबोनाची ऑफ 2 के साथ। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक पैटर्न ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है। पैटर्न क्या है कि अगर मुझे फिबोनाची ऑफ n कैलकुलेट करना है, n ये नंबर है, अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो मुझे फिबोनाची ऑफ n माइनस 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा और मुझे फिबोनाची ऑफ n माइनस 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर n की जगह पे 4 प्लेस करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, फिबोनाची ऑफ 4 is equals to Fibonacci of 4 minus 1 that is 3 plus Fibonacci of 4 minus 2 जो कि मिलता है 2। ये it means that this is the formula जो मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने कोड के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। सो अब हम प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हैं hash include stdio.h। यहाँ पर अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे, फिबोनाची नाम से बना लेते हैं, जिसके अंदर n एक पैरामीटर पास होगा। यहाँ पर हमने इसे फंक्शन को डिक्लेयर करा है। यहाँ पे लिखते हैं इंट मेन एंड इसकी डेफिनेशन हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर फिबोनाची ऑफ n, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यूजर ने जो वैल्यू एंटर करी है, अगर यूजर ने वैल्यू एंटर करी है 0 तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा 0। अगर यूजर ने एंटर करा है 1 तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा 1। तो कुछ इसी टाइप का प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ कंडीशन कि यूजर ने जो नंबर एंटर करा है, इफ इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्या होना चाहिए, रिटर्न 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और अगर यूजर ने एंटर करा है 1 एंड 1 इक्वल 1 तो फिर रिटर्न होना चाहिए 1। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ इसके नीचे हम लिखते हैं एल्स एंड एल्स पार्ट के अंदर हम पूरा कोड लिखते हैं। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फिबोनाची ऑफ n माइनस 1, फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फिबोनाची ऑफ n माइनस 2। तो सबसे पहले हम इसी को कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इंट फिबोनाची n माइनस 1 इज इक्वल टू 5b n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं फिबोनाची ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल्स टू फिबोनाची ऑफ n माइनस 2।
ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करके एक थर्ड वेरिएबल के अंदर डालना है। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं int फिबोनाची ऑफ n is equals to Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2। ठीक है, कुछ इस तरीके से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, Fibonacci of n को करवा देंगे रिटर्न Fibonacci of n। कुछ इस तरीके से हमारा प्रोग्राम दिखेगा। अब सबसे पहले इंट मेन के अंदर फंक्शन कॉलिंग भी करनी है हमें, तो यहाँ पर लिखते हैं printf %d, fib। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो 6th नंबर है वहां तक, 6th नंबर की इंडेक्सिंग की बात हो रही है यहाँ पर, दैट इज मुझे यहां तक का मुझे आंसर में मिलना चाहिए 8, क्योंकि यहां तक की फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट हो चुकी है। तो यहाँ पर लिखते हैं 6 और यहाँ पर करते हैं रिटर्न 0। ठीक है, एक बार इसको रन करवा के देखते हैं। फिबोनाची डॉट सी तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 8, जो कि मैंने आपको यहाँ भी बताया कि हमको क्या आंसर मिलना चाहिए था 8। एक और बार करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 8 एज अ पैरामीटर पास करते हैं, अगर हम 8 को पास करते हैं एज अ पैरामीटर, तो हमको आंसर में मिलना चाहिए 21। लेट्स सी इफ वी गेट इट। हमें यहाँ पे 21 मिल रहा है। दैट मीन्स द कोड इज वर्किंग प्रॉपरली एंड इन द करेक्ट वे। सो यहाँ पर आज हमारा रिकर्जन जो कि पूरा टॉपिक है वो हम कवर अप कर चुके हैं। इसके ऊपर आप जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम्स के अंदर इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 95% प्रोबेबिलिटी होता है इस टॉपिक के पूछे जाने की, either in the 1 marks or in the long form. So yeah, that's all for today. Thanks for watching this video. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. I'll meet you in the next video. Thank you so much.